हम आपकी प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट्स हम जो है पीसी में आपका चैप्टर नंबर 9 नो एस्केप फ्रॉम कंप्यूटर हम कर रहे थे। सडनली किसी रीज़न से जो है वीडियो हमारी ब्रेक हो गई थी, तो उसमें जो है हम अब आपको क्वेश्चन आंसर बताने जा रहे हैं। एक्सप्लेन हमने आपको चैप्टर कर दिया था स्टूडेंट्स, स्टोरी आपको बता दी थी कि एक स्टोरी वाइज चैप्टर है ये। इसमें हमने आपको स्टोरी बता चुके थे, हम आपको क्वेश्चन आंसर ही बता रहे थे कि सडनली वीडियो ब्रेक हो गई, तो हम उससे आगे अब कंटिन्यू करते हैं और हम आपको क्वेश्चन आंसर बताते हैं कि आपको इसमें से क्वेश्चन आंसर कौन से करने हैं। स्टूडेंट, इस चैप्टर के जो हैं क्वेश्चन आंसर रेयरली आते हैं, मतलब 4-5 साल में आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं सही। तो आप इस चैप्टर को जो है स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो आपके इसमें केवल बहुत, क्योंकि स्टोरी टाइप का ये चैप्टर है आपका, स्टोरी इसमें मैंने आपको बता दी है। तो अब मैं इसके केवल 2 ही क्वेश्चन है इसमें जो कि आपको बता रही। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि वाई डिड द ऑथर वॉन्ट टू गेट अवे टू सम रिपोर्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों जाना चाहता था? क्योंकि वो कंप्यूटर के बारे में पढ़ने में, लिखने में और बातें करने से ऊब गया था, और जो वो ऐसी दूर जगह जाना चाहता था अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और इन्जॉय करने के लिए, क्योंकि वो जो है अपने मेंटल जो उस पर जो मेंटल टेंशन थी या प्रेशर था उसको दूर करने के लिए जो है और इन्जॉय करने के लिए वो दूर जाना चाहता था। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7। नो एस्केप फ्रॉम कंप्यूटर। नो एस्केप फ्रॉम कंप्यूटर is the title of the reason. Is the title suitable in your views? Give support your answer. In our opinion, the title of this lesson is absolutely apt and suitable. बिल्कुल सही है। It is true that these days there is no escape from computer because they are playing an important role in every walk of human life in order to make it easy and comfortable. क्योंकि जो कंप्यूटर है आज हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है, और कंप्यूटर के बिना जो है हम अपनी लाइफ को एक्सटेंड नहीं कर सकते, और यानी कि हम उसको सोच ही नहीं सकते उसके बिना, क्योंकि कंप्यूटर हमारे काम को बहुत आसान बनाता है। तो ये जो है आपका ये टाइटल जो है बिल्कुल सूट करता है हमारे उसके चैप्टर से रिलेटेड। तो आप स्टूडेंट इस जो है ये केवल 2 क्वेश्चन आप जो है कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं लास्ट अपना चैप्टर, ISI ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, चैप्टर नंबर 10। शॉर्ट फॉर्म है इसकी ISI, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये क्या है? ISI ये जो बच्चों चैप्टर है ISI जो स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पर है स्टूडेंट्स, ये आपकी उस पर जैसे ISI मार्क, ISI is a mark which you can see on utensils, electrics, appliances, है ना। मोस्टली जो है ये यूटेंसिल्स पर होता है ISI मार्क, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होता है, और जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें होती हैं जिनका कि मानव जो मनुष्य हैं वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, तो उस पर जो है ISI मार्क होता है। ISI मार्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो बहुत मतलब कंपलसरी होता है, क्योंकि ISI मार्क का मतलब होता है फुल कॉन्फिडेंस, पूर्ण विश्वास। यानी कि यदि हम किसी भी प्रोडक्ट पर यदि ISI मार्क देख लेते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, बेस्ट क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है, और जिस पर हम आँख मीचकर विश्वास कर लेते हैं और उसके बाद हम उसको जो है खरीद लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ISI मार्क का प्रोडक्ट कभी भी खराब नहीं निकलेगा। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई स्टूडेंट? क्या हुआ कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया, अलग अलग तरह के कानून बनने शुरू हो गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बने, संविधान बना, सब कुछ हुआ, तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि हमारे जो अब हमारी जनता है उसमें जो मोस्टली जो सभी जो लोग यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं,
जो डेली रूटीन में डेली हम जिनको मोस्टली यूज़ करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में उसका यूज़ किया जाता है और जिनके बिना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं अब उनकी क्वालिटी पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया कि जो प्रोडक्ट यूज़ करती हैं लेडीज़ या घरों में और अप्लायंसेस यूज़ होते हैं तो वो एक अच्छी क्वालिटी का देश की जनता तक पहुँचे। तो उसके लिए उन्होंने कि कुछ हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए ताकि जो प्रोडक्ट यूज़ करें डेली जो यूज़ होते हैं वो अच्छे निकलें और जो कि काफ़ी लंबे समय तक जिनको कि यूज़ किया जा सके। तो उन्होंने जो है एक ISI मार्क उसको निर्माण किया, यानी कि ISI मार्क के लिए जो होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है ISI मार्क कि ISI मार्क यदि कोई प्रोडक्ट, अब ISI मार्क आपने कहाँ देखा होगा बच्चों, मोस्टली आपने देखा होगा कि जैसे कुकर्स होते हैं, जो कुकर होते हैं तो कुकर पर ISI मार्क लगा रहता है ना। मोस्टली जो हम मतलब किचन में जो लेडीज़ हैं यूज़ करती हैं, कई बार ऐसा होता है जो कुकर होते हैं वो फट जाते हैं। लोग कुकर जो है ISI मार्क के हाई क्वालिटीज़ के प्रेस्टीज के हैं जिनमें है ये सब काफ़ी कॉस्टली होते हैं और जो लोकल क्वालिटी के जो कुकर्स वगैरह होते हैं तो वो उनकी क्वालिटीज़ इतनी बेस्ट नहीं होती और वो जो है बर्स्ट भी हो जाते हैं। कभी कभी उस वहाँ पर जो किचन में काम कर रही होती लेडी उसकी भी डेथ हो जाती है क्योंकि वो लोअर क्वालिटी के कुकर होते हैं। बिना कभी कभी कोई ऐसा रीज़न होता है ओवरलोडिंग हो गई या अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए वायर यूज़ कर रहे हैं तो वायर भी ISI मार्क आती है क्योंकि वायर ऐसे कि घर में जो है सबके इलेक्ट्रिसिटी है और बिना वायर के इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं हो सकती। तो जो वायर लगी होती है वो भी ISI मार्क होती है जो कि जल्दी से आपको नहीं पकड़ पाती। तो ISI मार्क हो गई, वॉशिंग मशीन हो गए, TV हो गए, जितने भी इलेक्ट्रिक्स अप्लायंसेस हो गए जो भी हम यूज़ करते हैं तो वो सारे ISI मार्क होते हैं। तो ISI मार्क का जो प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट्स, हम उसको आँख मीच कर खरीद लेते हैं क्योंकि हमें उसकी गुणवत्ता पर पूरा विश्वास होता है। भारतीय जब इसमें क्या कहते हैं जब कानून बने तो इस चीज़ का ध्यान रखा गया। अब इसमें कि भारतीय मानक, इसको बोलते हैं भारतीय मानक, इसमें मतलब इसका निर्माण करना कभी भी समस्या नहीं थी। ज़्यादातर अब क्या होता था कि अब क्या करना है, अब इसके लिए क्या होता है कि ISI मार्क आपने देखा होगा स्टूडेंट्स हर किसी प्रोडक्ट पर नहीं होता। जो भी बाज़ार में आपको प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं किसी भी तरह का वो प्रोडक्ट हो उस पर ISI मार्क नहीं होता है, ठीक है। तो उस पर बच्चों ISI मार्क हर एक पर नहीं होता है। ISI मार्क लेने के लिए हमें एक टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है और तभी हमारे प्रोडक्ट को ISI मार्क मिलता है। ISI मार्क हर किसी को हर प्रोडक्ट पर नहीं प्राप्त होता। आपने देखा होगा कि मार्केट में बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे होते हैं जो बिना ISI मार्क के होते हैं। इट मीन्स क्वालिटी तो उनकी भी अच्छी होती है लेकिन हम जो आँख मीच कर विश्वास कर लेते हैं उनकी गुणवत्ता पर, हम उस पर थोड़ा सा हमें संदेह होता है कि इस पर ISI मार्क नहीं है, इट मीन्स इसमें थोड़ा कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब ISI मार्क के लिए स्टूडेंट्स क्या करना होता है, यदि हमें अब इसके लिए जो है लेबोरेटरीज होती हैं, ISI मार्क देने के लिए का लाइसेंस देने के लिए स्टूडेंट्स लेबोरेटरीज होती हैं। अब लेबोरेटरीज हमारे आसपास चंडीगढ़, चेन्नई, पुणे, गाजियाबाद, ये नोएडा, काफ़ी जगह हैं ISI मार्क देने के लिए लेबोरेटरीज होती हैं। अब इसका क्या प्रोसेस है ISI मार्क लेने का। अब स्टूडेंट्स मान लीजिए हमने कोई कुकर लगाने की फैक्ट्री स्थापित की, यानी कि हमने गवर्नमेंट से परमिशन ले ली, उनके अकॉर्डिंग हमने फैक्ट्री भी बना ली और अब हमने जो है कुकर बनाना है। अब कुकर के लिए हमें जो है मटेरियल वगैरह सब हमें अवेलेबल हो गया है, हमने कुकर भी बना लिया, लेकिन हमें उस कुकर के ऊपर ISI मार्क लगवाना है। अब हम ये तो नहीं कि डायरेक्ट ISI मार्क अपने आप लगवा दें और मार्केट में इसको सेल कर दें, नो, इट इज़ पनिशेबल, ये दंडनीय अपराध है, ऐसा नहीं होता। ISI मार्क का एक लाइसेंस होता है जो कि व्यक्ति के पास होता है। जिन व्यक्ति के पास वो लाइसेंस होता है वही व्यक्ति अपने प्रोडक्ट पर ISI मार्क लगा सकते हैं।
अब ISI मार्क के लिए क्या होता है, जब मान लीजिए हमने कोई फैक्ट्री लगा ली है, अब हमने उसमें क्या करा, हमने अपना एक कुकर बनाया, कुकर का हमने सैंपल लिया, और जो हमारी नियरेस्ट लेबोरेटरी है, जैसे ये हमारा सहारनपुर है, सहारनपुर के पास चंडीगढ़ पास में, और चंडीगढ़ में लेबोरेटरी है। चंडीगढ़ में हम जो लेबोरेटरी में अपना जो हमने कुकर जो बनाया है, सैंपल जो बनाया है, हम उसको दे आते हैं। अब उस फैक्ट्री में उस कुकर की जो है अलग अलग तरीके से जांच की जाती है, यानी कि ये हाई उस पर ओवरलोड होने पे फट तो नहीं जाता है, इसकी जो थिकनेस है, क्योंकि हम लोग जो है कि भारी चीज़ पर विश्वास करते हैं, लेडीज़ चाहती है कि कुकर भी तो बहुत हैवी हो, लाइट कर, ऐसा नहीं कि आज जो मार्केट में लाइट वेट के भी कुकर उपलब्ध हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन मोस्टली जो लेडीज़ चाहती है कि भारी चीज़ होगी तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगी, है ना, और अच्छी मानी जाती है, अच्छी गैस की चाहिए, एल्युमिनियम गैस की चादर की बनती है, तो अच्छा हो तला, यानी कि बॉटम जो बहुत हैवी हो, ताकि इसमें कोई हमारा जो है खाने पीने का सामान जले ना, क्योंकि हम लोग विश्वास करते हैं कि हल्की जो चीज़ होगी, तली जो होगी, तो उसमें जल जाता है हमारा आइटम, तो इसलिए अब उसकी क्या है, उसकी गैस के एक मतलब जो लेडी है किचन में उसको यूज़ करेगी, कहीं ओवरलोड होने के कारण ये फटेगा तो नहीं, इसकी बॉटम की थिकनेस कितनी है, इसके प्लेट्स की मतलब जो चारों तरफ की जो गोलाई होती है वो कितनी थिकनेस की है, कितने सेंटीमीटर की थिकनेस है ना, तो वो सारी चीज़ें, या अगर कोई चीज़ मतलब कभी लेडीज़ का ये होता है कि गैस से कुकर उतार रही होती है, वो अचानक हाथ से छूट जाए, तो छूटने के बाद तो वो बस्ट ना हो जाए, तो इस सारी चीज़ों का उस लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है, उसको हर तरीके से जांचा परखा जाता है। अब यदि उसमें कोई कमी पाई जाती है, कोई जो सरकार ने जो निर्धारित मानक बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट नहीं बना है, तो वो क्या करते हैं, उसको वापस कर देते हैं और उनको बोल देते हैं कि आपके प्रोडक्ट में ये कमी है। अब क्या होता है, अब यदि किसी के प्रोडक्ट में कमी नहीं होती, उसका प्रोडक्ट जो है मानकों के, भारतीय मानकों के आधार पर पूर्ण खरा निकलता है, लेबोरेटरी में भी उसको पास कर दिया जाता है, तभी उस व्यक्ति को ISI मार्क का लाइसेंस उपलब्ध कराया जाता है। और जब वो लाइसेंस उसको उपलब्ध हो जाता है स्टूडेंट, तब वो अपने प्रोडक्ट पर ISI मार्क लगा लेता है। अब इतना ही नहीं होता कि कंपनी, उस लेबोरेटरी ने उसका जो सैंपल है उसका पास कर दिया, उसको ISI मार्क मिल गया, तो यानी कि अब व्यक्ति ये सोचे कि अगर हमें प्रोडक्ट अपना ISI मार्क लेना है तो वो सैंपल बहुत अच्छा भी तो बनवा सकता है, कि सैंपल वो सोचे कि मैं सैंपल बहुत बढ़िया बनवा देता हूँ, ISI मार्क मुझे लाइसेंस मिल जाएगा, फिर तो मैं उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा उसको घटा दूंगा, है ना, और उसके बाद में ISI मार्क लगा के मार्केट में होकर अपना प्रोडक्ट सेल कर दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि वही लेबोरेटरी, या क्योंकि लेबोरेटरी तो पास कर देती है, फिर वो लाइसेंस कहीं और बनते हैं जहाँ उनके केंद्र होते हैं, वहाँ पर बनते हैं वो लाइसेंस, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, क्योंकि जब किसी प्रोडक्ट को ISI मार्क मिल जाता है तो ये नहीं होता है कि वो आँख मीच कर बैठ जाते हैं कि अब ये प्रोडक्ट मार्केट में इसी तरह का जो इसने हमें सैंपल दिया था वही सैंपल बनाकर मार्केट में बेचेंगे। उसके बाद में क्या होता है कि वहाँ के कुछ अधिकारी या कुछ भी व्यक्ति 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या 5 महीने बाद मार्केट से जिस प्रोडक्ट को उन्होंने ISI मार्क दिया था उसी प्रोडक्ट को खरीद कर ले आते हैं। मान लीजिए कोई कुकर पास हो गया था तो उसी कंपनी का, उसी व्यक्ति के जो फैक्ट्री से है मार्केट में वो उपलब्ध होते हैं वो, तो उनको 5-6 महीने बाद उसका प्रोडक्ट को खरीद कर लाया जाता है, फिर उसकी लेबोरेटरी में जांच की जाती है कि कहीं व्यक्ति ने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, सैंपल अच्छा दिखाकर कहीं क्वालिटी तो नहीं घटा दी। अगर तो इससे क्या होता है कि जब वो जाँच पड़ताल में बिल्कुल खरा उतरता है तो यानी कि उसको कुछ नहीं कहा जाता, वो अपना ISI मार्क लगा रखता है। लेकिन यदि उस जांच में जरा सी भी ऊंच नीच पाई जाती है या ऊपर नीचे जरा सा भी कुछ होता है, तुरंत उस व्यक्ति को बुलाकर उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। क्योंकि ISI मार्क वाले प्रोडक्ट, ये मोस्टली जो कुकर होते हैं घर में, रोज का काम होता है कि किचन में करोड़ों लेडीज जो है अपना इसका यूज़ करती हैं, और कई बार मिस हैपनिंग हो जाती है और कुकर बस्ट हो जाते हैं, जिनके कारण लेडीज़ की डेथ तक
हो जाती है। तो भारतीय संविधान में हर सरकार भारतीय मानकों के अनुसार जो है किसी भी प्रोडक्ट को उत्पादन की गुणवत्ता और उसकी उच्च क्वालिटी को देखते हुए ISI मार्क जो है उपलब्ध कराती है। और यही मार्क जो है हमें जो है उस प्रोडक्ट पर जो बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है उस पर हमें अवेलेबल होते हैं। उसमें हम आँख मीच कर विश्वास कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि ISI मार्क है, इट मीन्स हम ये भरोसे का है, इस पर आँख मीच कर विश्वास कर लिया जाता है, फुल कॉन्फिडेंस से उस प्रोडक्ट को खरीद लिया जाता है। तो उसी के बारे में ये आपका चैप्टर है ISI मार्क, कि हमें जो है जो प्रोडक्ट है हमें जो है हमारी उसके लिए सरकार ने जो है इस ISI मार्क को उपलब्ध कराया है। कौन कौन से भारतीय मानकों के अनुसार जो है इससे खरा उतरना पड़ता है, क्योंकि कोई सा भी प्रोडक्ट हो सबसे पहले वो अगर लेबोरेटरी में ही जाता है, अगर ISI मार्क भी नहीं लेना होता है। ऐसा नहीं कि ISI सारी जो लेबोरेटरीज है वो ISI मार्क की देती है, नहीं, जिनको ISI मार्क नहीं लेना होता है तो भी उसकी प्रोडक्ट की जांच की जाती है प्रयोगशाला में, उसको विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है और उसके बाद ही उसको बेचने की स्वीकृति मिलती है। इसके संस्था हमारी जैसे गाजियाबाद में एक प्रयोगशाला है, बराबर में चंडीगढ़ में है, तो यानी कि इस संस्थान में अपने सभी व्यक्ति जो सभी प्रकार के व्यक्तिगत और संस्थागत व्यक्ति अपने लिए विशिष्ट योग सेवा चाहते हैं तो उस संस्थान को एक निर्धारित शुल्क देकर उसकी सदस्यता निम्नलिखित श्रेणी में से किसी एक श्रेणी दानकर्ता सहायक सदस्य के रूप में ले सकता है, यानी कि इसमें अपना सोशल वर्क भी हो सकता है। तो ये बच्चों आपका ISI मार्क का चैप्टर था, मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया है। इसमें से भी स्टूडेंट्स कभी ना कभी क्वेश्चन आते ही हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही रहता है। पीछे जितने क्वेश्चन आपने चैप्टर किए लेकिन इसमें से भी एक ना एक क्वेश्चन मतलब आता ही रहता है। अब फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मोस्टली इसके क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। व्हाई एंड व्हेन द स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन सेट अप, कि ISI या स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस की कब स्थापना हुई। इट वॉज सेट अप इन 1947 विद द मेन एम ऑफ प्रिपेयरिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू प्रोडक्ट्स, थिंग्स, मटेरियल, प्रोसेस एंड प्रमोशंस ऑफ देयर जनरल एडॉप्शन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। 1947 में ही हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1947 में ही इस इंस्टीट्यूट की यानी कि इसकी स्थापना की गई थी, जिसमें कि प्रोडक्ट, मटेरियल और जो जर्नल जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जो हम जो प्रोडक्ट को अडॉप्ट करते हैं, निर्माण करते हैं, उसके लिए। बिसाइड फिक्सिंग द स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड डेली कंजप्शंस इन गुड्स, consumption good is issue certificate of this product and also exercise a strict quality control and make publicity for the adoption of this standard by the pupil। और वहाँ पर जो है प्रोडक्ट की हर तरीके से जांच पड़ताल के बाद जो है उसकी क्वालिटी को देखकर जो है उसको एक जो है प्रोडक्शन को सर्टिफिकेट दिया जा सकता है जाता है, क्योंकि जो कि लोगों के द्वारा जो है लोग उसका यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आप नोट करिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सारे मतलब क्वेश्चन जो भी मैं आपको करवा रही हूँ सारे इम्पॉर्टेंट हैं। सेकेंड, व्हाई इट इज़ कॉल्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कि व्हाई इट इज़ कॉल्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इट इज़ कॉल्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बिकॉज इट स्टैंड फॉर द इंडियन स्टैंडर्ड, क्योंकि ये भारतीय स्टैंडर्ड का प्रतीक है। इट इज़ स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सिंग द स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ वेरियस थिंग्स, क्योंकि ये जो है जो आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी क्वालिटी को फिक्स करता है, यानी कि वो क्वालिटी बेस्ट है। इट एंश्योर क्वालिटी दैट
precisions of good. It also generates the health and safety to the guaranteed health and safety of the pupil. और इसमें जो है सामान की अच्छी उच्चता और गुणवत्ता का प्रतीक होता है और इसमें गारंटी होती है कि ये हेल्थ और सेफ्टी के हिसाब से बिल्कुल सही है. देन क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने अब तक बताए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. बट वो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड कॉन्शियसनेस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड कॉन्शियसनेस, यानी कि कॉन्शियसनेस जागरूकता के बारे में आपका क्या विचार है, यानी कि जागरूकता के बारे में आपका क्या विचार है. द स्टैंडर्ड कॉन्शियसनेस मीन्स वाइड इम्प्लीमेंशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बाय द पब्लिक, यानी कि जो भारत जो देश की जनता है वो जो अपनी जो जागरूकता है किसी भी सामान के प्रति, किसी भी प्रोडक्ट के प्रति जो अपनी जागरूकता दिखाती है पब्लिकली रूप से. न्यूमरस फैक्ट्री ओनर्स हैज़ अडॉप्टेड द स्टैंडर्ड इन देयर मैन्युफैक्चरिंग एंड परचेजिंग प्रोग्राम. बहुत सारी फैक्ट्रीज़ होती हैं जो फैक्ट्रीज़ के मालिक होते हैं, ऑनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो हैं स्टैंडर्ड को जो साइन होता है उसको अडॉप्ट करते हैं और अपने प्रोग्रामिंग में इसको प्रोडक्शन और परचेसिंग करते हैं और उसकी खरीदारी करते हैं. हाँ तो स्टूडेंट्स अब देखिए, क्योंकि इसी के सहारे वो अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और उसको सेल करती है. बिसाइड द इंस्टीट्यूशन टेक्स ए नंबर ऑफ स्टेप टू इंश्योर वाइड स्प्रेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल. इसके अलावा जो है इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, बहुत सारे स्टेप्स उठाता है ये इंश्योर करने के लिए जो कि उन्होंने प्रोडक्ट बनाया नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से वो बिल्कुल सही है या नहीं. द ब्यूरो ऑफ ISI इज़ मेकिंग ए लॉट ऑफ पब्लिसिटी स्टैंडर्ड, क्योंकि जो ISI मार्क का जो प्रोडक्ट होता है उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली हुई है. Beside many convention and conference are held almost in every state of India to discuss the advantage of adopting the standard for health and safety of pupil. और हर देश के हर स्टेट में जो है कॉन्फ्रेंस होती हैं ताकि जो है और एडवांस कदम जो है लोगों की सेफ्टी के लिए और सुरक्षा के लिए और उनकी हेल्थ के और ज़्यादा एडवांसमेंट और उनको सेवाएं उपलब्ध कराई जाए. तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. मोस्टली ये आपका रिपीट होता रहता है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन जो हैं करने ही करने हैं. अब नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 12. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट, अब तक देखिए क्यों मैं आ रही हूँ. पॉज करते हैं, चलो मैंने बुला रही हूँ. तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 है आपका लास्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट्स 12.
हाउ डज द ISI मेंटेन स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 1, 2, 4 एंड 12। तो ये 4 क्वेश्चन है आप चैप्टर जो है आपके चैप्टर में कि स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल इज केप्ट एंड सरप्राइज विजिट्स आर कॉल्ड आउट टू फैक्ट्री बाय एक्सपर्ट्स एनी फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स। यानी कि जब फैक्ट्री को ISI मार्क का लाइसेंस दे दिया जाता है तो सरप्राइजिंग विजिट भी होती है उस फैक्ट्री में, देखा जाता है कि प्रोडक्ट को कैसे बनाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी को सही रखा जा रहा है या नहीं। The samples of products are also taken from the open market for test to variety and real standard of a particular items। यानी कि जब उनको ISI मार्क का दे भी दिया जाता है उसके बाद भी मार्केट से उस प्रोडक्ट को दोबारा चेक करके उसकी गुणवत्ता को परखा जाता है। दिस इंश्योर क्वालिटी एंड फ्रेशनेस ऑफ गुड। इससे क्या होता है कि इस सामान की उच्चतम क्वालिटी और गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है, देखा जाता है। इट ऑल्सो गारंटी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द पब्लिक बिसाइड हेल्पिंग द प्रोड्यूसर्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट ड्यू टू मार्क्स ऑफ ISI स्टैंडर्ड। क्योंकि ये ना ISI मार्क लोगों की हेल्थ और सेफ्टी के लिए मतलब की सुरक्षा का प्रतीक है। और इसके अलावा ऐसा ना हो कि उससे ISI मार्क के प्रॉफिट मतलब अधिक प्रॉफिट के चक्कर में उनके सेहत के साथ कोई खिलवाड़ किया जा सके, इसलिए टाइम टू टाइम इनकी टेस्टिंग और इन पर इनकी जो है कभी कभी फैक्ट्री विजिट भी होती रहती है। तो ये था आपका इंडियन स्टैंडर्ड ISI मार्क वाला। केवल आपको 4 क्वेश्चन ही इसमें से लर्न करने हैं, ओनली 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं। यू हैव टू डू ओनली 4 क्वेश्चन 1, 2, 4 एंड 12। इसमें से एक क्वेश्चन आ भी चुका है लेकिन मोस्टली आता रहता है। तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपके जो है आज मैंने आपके यानी कि इंग्लिश थ्योरी जो है आपकी कंप्लीट कर दी है। इंग्लिश थ्योरी कंप्लीट हो गई है, आपकी हिंदी कम्युनिकेशन इसकी भी आपका कम्युनिकेशंस वो भी कंप्लीट हो गए हैं। 11 चैप्टर है, इसमें 10 चैप्टर है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं स्टूडेंट। जितने भी क्वेश्चन आंसर फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर तक मैंने आपको मार्क कराए हैं, ट्रस्ट मी कि उन्हीं में से आपको 100% क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अब आप मार्क कर लीजिए कि जितने भी चैप्टर हैं उसमें से आपको कौन से मोस्ट जो चैप्टर हैं जिन पे आपको हिंदी कम्युनिकेशन और इंग्लिश कम्युनिकेशन में जिन पर क्वेश्चन आपको 100% तैयार करने हैं और आपको 100% क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप ऐसे मार्क कर लीजिएगा। मैं लगा दूँ। अब देखिए इंग्लिश में देखिए ऑन कम्युनिकेशन संप्रेषण चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 12, 13 एंड 17 और 14। ये चैप्टर ऐसे हैं कि इसमें से आपको 100 मतलब इनमें से क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर हैं और 8 चैप्टर में से 7 चैप्टर में से आपके 7 क्वेश्चन करने आएंगे जिसमें से आपको 5 करने हैं। तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें कि आप इसमें 100% क्वेश्चन आंसर आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। इसमें से 100% आपको क्वेश्चन ही मिलने हैं और चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं लेकिन इसमें से आपको ज़रूर क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। इसी तरह हिंदी कम्युनिकेशंस में भी आप चैप्टर मार्क कर लीजिएगा जिसमें स्वरोजगार, भारतीय वैज्ञानिक, ग्राम्य विकास, सामाजिक संस्थाएं, परिवार नियोजन और हरित क्रांति, 7 भारत में प्रौद्योगिक विकास, श्रमिक आंदोलन, ये सारे इसमें तो हिंदी में हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें भी जैसे लोक कल्याणकारी राज्य है, जनसंख्या की बढ़ती जनसंख्या पर एक नोट लिखिए, हरित क्रांति का क्या मतलब है, और जो मैंने पीछे भी आपको करवाए तो उसमें भी आपको 100% एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आज मैंने स्टूडेंट्स आपका जो है ये चैप्टर आपके हिंदी और इंग्लिश थ्योरी के चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, अब केवल आप इसको क्वेश्चन आंसर लर्न कर लीजिएगा। नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स में से ही जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मार्क करा दिए हैं। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिखवा दिया है कि भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनमें से 100% आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे।
10 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, तो उसी के हिसाब से आप राइट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, अच्छा आप देखिए हमने आपकी हिंदी और इंग्लिश कम्युनिकेशन थ्योरी के चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। अब थोड़ा सा ये जो आपकी वाइवा बेस पर जो फर्स्ट से लेकर 6 चैप्टर तक जो हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये प्रैक्टिकल बेस पर स्टूडेंट्स नोट डाउन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद मैं आपको आज ये प्रैक्टिकल के जो चैप्टर है इनको भी कंप्लीट कर देते हैं, ताकि आपका जो प्रैक्टिकल है वो आप कैसे आंसर, आपको इसमें लिखना कुछ नहीं है, केवल इनका आंसर आपको आंसर देने हैं एग्जामिनर को। तो फिर मैं आपको बता देती हूँ हमारा प्रैक्टिकल का भी, प्रैक्टिकल तो लिखवाएंगे हम आपको, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल जार में एग्जामिनर को जो आंसर क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको मार्क करा देती हूँ, उनको समझा भी देती हूँ हैंड टू हैंड। तो नोट डाउन दिस। क्वेश्चन नंबर, so today we have completed our English theory also. अब जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट था, चैप्टर नंबर इसमें क्वेश्चन आंसर के पास आप मार्क करते चले जाइएगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, एक बार और बता रहे स्टूडेंट्स, आपको इसमें इस चैप्टर से रिलेटेड पहले ही आपको वीडियो मिल चुकी है। इस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन की पहले वीडियो अपलोड हो चुकी है। मैंने उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशंस के बारे में सब कुछ बताया है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आधार, कि कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था वो अच्छी तरह से आपको बता दिया गया है कि प्राचीन काल में जो हमारे प्रिमिटिव्स थे उन्होंने कैसे कैसे कम्युनिकेशंस का आविष्कार किया है ना। अब इसमें कम्युनिकेशन में डेफिनेशंस, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें केवल आपको वो कम्युनिकेशंस की डेफिनेशंस लर्न करनी है ना, जो ऊपर दे रखी है। कम्युनिकेशन can be defined as method of transmitting and receiving ideas, information and messages. It is also called the art of expression. यहाँ तक आप इसकी definitions learn कर लेंगे इस चैप्टर में से यही, it is art of expression, बस ठीक है ना। यही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है स्टूडेंट्स, आप इसको लर्न करनी है, एग्जामिनर पूछते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप पे, Importance of effective communication. Chapter number 2, Importance of effective अब इस चैप्टर में देखिए मैंने आपको 4 पॉइंट, सबसे पहले ये जो 5 पॉइंट्स हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मेन पॉइंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ टू से, होम टू से, व्हाट टू से, व्हेन टू से। हमें डिटेल में कुछ नहीं करना है, हमें केवल यही चीज़ें याद करनी है, ठीक है। आप ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा कि आपको ये चीज़ें याद करनी है। दीज आर द टाइप इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। ये किसके द्वारा, मतलब हमें आपको इसके बाद में ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस में ये स्टूडेंट्स आपके सारे लेटर हैं, आपको पता ही है, ना करें कोई बात नहीं। उसके बाद में मैंने बताया था फिर आपको एक्सटर्नल और इंटरनल कम्युनिकेशन। मैंने बता दिया था कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन आंतरिक और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बाह्य है। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्स्ट क्लास से लेकर 4th क्लास तक के लेवल जितने भी वर्कर काम करने वाले होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस में, जो आपस में कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो लंच पीरियड में करें या आते जाते करें, मिले, जो भी कुछ करें, बातचीत करें। हमारा ये पॉलिटेक्निक है, इस पॉलिटेक्निक के गेट के अंदर जितने भी रहने वाले हैं, चाहे वो कैंपस में रह रहे हैं, जो क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, कोई भी है, यदि हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी कि आंतरिक। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन क्या हो, यानी कि बाह्य, जब जो है हम इस पॉलिटेक्निक के बाहर हम किसी और बाहरी व्यक्ति के साथ बात करें तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन, टू सेल, टू टेल, टू सेल, टू लर्न, टू डिसाइड, ठीक है। आप ये पॉइंट लर्न करने के उसके बाद मोस्ट कम्युनिकेशन प्रोसेस, कम्युनिकेशन प्रोसेस में आप यानी कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस चरण कौन से होते हैं, प्रोसेस मीन्स चरण होता है कि कौन कौन से होते हैं। सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, नॉइस, इन्वायरमेंट, ये आप सारे पॉइंट लर्न कर लेंगे।
इन पॉइंट्स को आप लर्न कर लेंगे। दीज आर द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया था कि ये जैसे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन में है ना, रोल ऑफ रिवर्सल ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। भाई स्टैंडर्ड तो वही होगा जो कुछ जो देगा और रिसीवर जो आंसर लेगा। रिवर्सल उनकी पोजीशन होती है, जब हम आपसे कुछ पूछेंगे तब आप सेंडर हो जाएंगे, हम रिसीवर हो जाएंगे। तो पोस्ट ऑफ सेंडर एंड रिसीवर मे बी चेंज टाइम टू टाइम। उसके बाद में आपका ये आपका देखिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बॉडी लैंग्वेज भी कहा जाता है। कि बॉडी लैंग्वेज क्या है कि विदाउट जो बिना बोले जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, साइन लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ नॉन वर्बल टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस के मैसेज साइन लैंग्वेज, एक्शन लैंग्वेज, ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें याद होती है। मैंने बता दिया था साइन लैंग्वेज कि हम फ्रेश अपने बॉडी के मूवमेंट से ही जो शो कर देते हैं, एक्शन करते हुए, यानी कि तेज़ी से जा रहे हैं तो इट मीन्स बहुत तेज़ी से जा रहे हैं, कुछ काम होगा। ऑब्जेक्ट लैंग्वेज मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो शो कर देते हैं कि ये स्टैंडर्ड का है या लो क्वालिटी, लो क्लास का हाउस है या हाई क्लास का हाउस है, क्योंकि उसका जो इंटीरियर डेकोरेशंस होती है वही हमें सब कुछ बता देती है। उसमें ये याद कर लेंगे। फिर आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, चैप्टर नंबर 3, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल, रिटन और गेस्चर। फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछते हैं कि व्हाट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। तो जब लेटर का टॉपिक समझाएंगे तब आपको इसके बारे में बता देंगे। अब यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज़। आप केवल इतना याद रखिए कि फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है मीन्स फुल ऑफ फॉर्मेलिटीज़। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज़। जब आप किसी टीचर से बात करते हैं, लेक्चरर से बात करें, अपनी हायर अथॉरिटी से बात करते हैं, तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो है उनसे बातचीत करें, मैनर्सली करें, वेल बिहेव में करें। और इनफॉर्मल जब आप अपने क्लासमेट से बात करते हैं तो वो आप कैसे भी कर सकते हैं, हाय हेलो जैसा भी आप चाहें उसमें उनसे बात कर सकते हैं, तो वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन, स्पोकन कम्युनिकेशन भी बोला जाता है, वर्बल कम्युनिकेशन भी बोला जाता है। ये सारी ओरल कम्युनिकेशन और ये सब। तो इसमें ओरल की यानी कि फेस टू फेस या हम फ़ोन पे या कैसे भी हम जो है बातचीत करते हैं उसको ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन जो हम लिखकर भेजते हैं। गेस्चर कम्युनिकेशन को बॉडी लैंग्वेज, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, बॉडी एक्सप्रेशंस। तो ये आपको इन सारों को अगर पूछे तो आप इनकी डिटेल भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन, चैप्टर नंबर 4, टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर आर 4 टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशन, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। बस इनको आप लर्न कर लीजिएगा कि मतलब लिसनिंग सुनना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना और स्पीकिंग बोलना। दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, दीज आर द 4 टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट है आपका बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। यस, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। यस, बैरियर्स अब इसमें समझा देती हूँ। पहले तो आप इसकी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन की स्टूडेंट डेफिनेशंस लर्न करिए। क्या होता है बैरियर्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट और टॉपिक है स्टूडेंट्स। अगर आप इस टॉपिक पर स्टूडेंट्स एग्जामिनर को कुछ भी बताते हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप समझ लीजिए कि यू मस्ट इम्प्रेस योर लेक्चरर।
इससे आप जो है अपने एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब चीज़ें जो पीछे हमने पढ़ी हैं, पीछे जितने भी मैंने इसलिए आज आपको केवल कहा है कि जो अब काम जितना, क्योंकि जिसमें हमें लिखना कुछ नहीं है, केवल आपको लर्न करना है वो चीज़ें मैंने ये सारे जो मैंने आपको आज बता रही हूँ स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस वीडियो में हमारी सब कुछ एलोबरेट हो चुकी हैं, एक्सप्लेन हो चुकी हैं, वो सबके ग्रुप पर अवेलेबल है। लेकिन बैरियर्स का जो है अभी, क्योंकि बैरियर्स जो है आपके में भी स्टूडेंट्स अभी चैप्टर जो है मैंने नहीं बताया, मैं आज इसको बैरियर्स को बताती हूँ कि बैरियर्स मीन्स क्या होता है। बैरियर्स मीन्स हैव यू सीन एनी बैरियर्स इन योर लाइफ, तो यू शुड से यस। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें। हमने सड़कों पर देखा है स्पीड ब्रेकर्स बने होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, दीज आर द बैरियर्स। स्कूल के साइन बोर्ड लगे रहते हैं कि नो हॉर्न प्लीज, है ना, बैरियर्स। और आपने रेलवे फाटक पर देखा है, रेलवे क्रॉसिंग जो होती है वहाँ फाटक लगे हुए होते हैं, दीज आर बैरियर्स। तो ये बैरियर्स क्या काम करते हैं? अब जैसे रोड्स पर ये जो स्पीड ब्रेकर बने होते हैं, क्यों बने होते हैं? क्योंकि जब एक व्यक्ति एक ही स्पीड से चला आ रहा है, अब उसकी स्पीड पर एक ही स्पीड में, वो उससे तेज भी कम भी, क्योंकि उसे मालूम है कि रोकने वाला तो कोई नहीं, वो चला आ रहा है, लेकिन कुछ किलोमीटर जाने के बाद उसकी स्पीड को कम करने के लिए, उसको यानी कि रोकने के लिए कि जिस स्पीड से वो चला रहा है कहीं तो वो रुक जाए, थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम कर ले, कहीं एक्सीडेंट ना हो, इसलिए वहाँ पर स्पीड ब्रेकर बनते हैं, क्योंकि स्पीड ब्रेकर पर उनकी स्पीड कम हो जाती है, उनको स्पीड करनी ही कम होती है कम, अगर वो नहीं करेंगे तो उससे टकराकर उछल जाएगी पूरी गाड़ी, बैक हो जाएगी, चाहे वो कोई सी भी हो, पूरी गाड़ी बैक हो जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा और ऑन द स्पॉट ड्राइवर की भी डेथ हो सकती है। ये स्पीड ब्रेकर ऐसे ही नहीं बने हैं सड़कों पे कि बना दिए लोग परेशान करने के लिए लोगों को सरकार ने बनाए, नो, ये बल्कि उस व्यक्ति की स्पीड को कम करने के लिए जो एक ही स्पीड में तेजी से चला आ रहा है, कम से कम उसकी स्पीड ब्रेक हो जाएगी, उसको भी रिलैक्स मिलेगा थोड़ी देर, फिर उसको स्पीड ब्रेकर को पार करने के बाद फिर वो थोड़ा सा स्लोली चलेगा। इससे क्या होगा कि इस एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। कहीं पर नो हॉर्न लिखा रहता है, तो यानी कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें, हॉस्पिटल है या स्कूल है कि जिससे कि हॉर्न नहीं बजाना है और स्कूल में किसी भी स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब ताकि वहाँ पर ना हो। अब बैरियर्स की डेफिनेशंस क्या है? सबसे पहले बैरियर्स की डेफिनेशंस होती है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बैरियर्स की डेफिनेशंस दिखाती हूँ, आपको लर्न करनी है, आपको बतानी है स्टूडेंट्स। एग्जामिनर जब आपसे पूछिए तो ये नहीं कि बस कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस बता दी और आप चलते चले जा रहे हैं, आप बैरियर्स की डेफिनेशंस लर्न करिए स्टूडेंट्स। मैं लिख देती हूँ आपकी यहाँ पर, इसको आप नोट डाउन दिस। बैरियर्स मीन्स दैट सिचुएशन barriers means that situation which cause a disturbance in a work or in a process. Yes, barriers means that situation which cause a disturbance in a work or in a process. कि barriers का मतलब वो स्थिति होती है जो कि किसी भी काम और प्रोसेस में रुकावट पैदा करती है, किसी भी काम और प्रोसेस में रुकावट पैदा करती है, उसी को बैरियर्स कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अगर आप एग्जामिनर को अगर आपसे पूछते भी एग्जामिनर कि आप क्या कहना चाहते हैं, किस पे आपने तैयार किया है, यदि आप बैरियर्स की डेफिनेशंस ही स्टूडेंट्स बता देते हैं तो एग्जामिनर विल बी इम्प्रेस विद यू, आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। आज तो मैं बैरियर्स की आपको डेफिनेशंस दिखाई स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इसके तो आपके जो भी और इसके अदर पार्ट्स हैं इम्पॉर्टेंट, आप
किस तरह से बैरियर्स हम होते हैं, मतलब हमारे जो कम्युनिकेशन में बैरियर्स कितने प्रकार के होते हैं, हमें मतलब कब पता चल रहा है कि हाँ बैरियर्स हो गया। वो बैरियर्स क्या क्या आते हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन में, बैरियर्स कहाँ कहाँ पर आते हैं, तो वो अब हम आगे नेक्स्ट जो है आपको वीडियो में डिस्कस उसमें हम करेंगे। तो आप जो है बैरियर्स की डेफिनेशंस को स्टूडेंट्स लर्न कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और जो ऊपर ये लास्ट आपका ये सारे चैप्टर जो मैं आपको करवाई ये वाइवा बेस्ड चैप्टर है स्टूडेंट्स, केवल एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के लिए आएंगे, लिखने के लिए इसमें से कुछ नहीं आएगा। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा बैरियर्स का। नेक्स्ट अब वीडियो में हम बैरियर्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपको समझाएंगे कि इंग्लिश कम्युनिकेशन में बैरियर्स किस रूप से काम करते हैं। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।